हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वूज़ो के हाथों लुटने के बाद वॉन चोंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसके साथी भी गुस्से में होते हैं और वो वॉन चोंग को भड़का रहे होते हैं कि वो वूज़ो से अपना रिवेंज ले, जिस पर वो भी उनके भड़कावे में आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो वूज़ो की इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा कि वो यहाँ पर है और जो भी लोग उससे बदला लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर इन लोगों को काम खुद ही कर देंगे। इस पर उसके साथियों को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है क्योंकि इसमें उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, ना ही उन्हें लड़ना पड़ेगा, लेकिन इनका काम हो जाएगा। इसके बाद अब वॉन चोंग वूज़ो की बात को साइड में रखने के लिए कहता है और कहता है कि हमारे पास जो क्वेस्ट आई है पहले हमें उसे पूरा करना चाहिए। ज़ोनी पैलेस की सक्सेसर डाई याओ घायल है और वो भी इस समय इसी रेल में है, तो उसे पकड़ना हमारे लिए भी मेन क्वेस्ट है। और फिर वो वहां से आगे बढ़ते हुए कहता है कि हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा क्योंकि अगर उसकी रीइंफोर्समेंट उसके पास पहुंच गई तो हमारे लिए बुरा हो जाएगा। जिस पर वो उसके जो साथी होते हैं वो तुरंत ही उसके साथ वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और अगले सीन में हम वूज़ो को देखते हैं जिसके पीछे प्रिंस आए हुए होते हैं और वो प्रिंस वूज़ो को देखकर कहते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इस रेल में एंटर किया तो मैंने एंटर करते ही तुम्हारे बारे में कई सारी स्टोरी सुनना शुरू कर दी और लो आखिरकार हम लोग मिल ही गए। इस पर वूज़ो हंसते हुए कहता है कि लगता है और भी रिंग कल्ट ने इस बात की इन्फॉर्मेशन हर जगह फैला रखी है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो इस पर प्रिंस उससे कहते हैं कि देखो ये बात तो सच है कि तुम्हारी न्यूज़ फैल चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बार वार्न कर देता हूँ कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके खराब इंटेंशन है तुम्हारे खिलाफ, तो प्लीज समझ कर रहना। जिस पर वो कहता है कि आप इतनी मेरी टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे ये बताइए कि आप यहाँ आज मेरे पास क्यों आए हैं। तो प्रिंस कहते हैं कि दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्लेस पर इनवाइट करने के लिए आया हूँ। जिस पर वो पूछता है कि कौन सा प्लेस। तो वो कहता है कि बस आप मुझे फॉलो कीजिए और आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि बुक इडियट लुओ पहले ही वहाँ जाकर आ चुका है और मुझे जहाँ तक पता है उसने वहाँ पर अपने लिए काफी नाम बनाया है। ये सुनकर वूज़ो कहता है कि लगता है ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। तो वो कहता है कि ये तो होना ही था, लेकिन वो कहता है कि माफ करना लेकिन फिर भी मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ क्योंकि मैं अपने ग्रुप का लीडर हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए इजाजत नहीं है। अगर मैं चला गया तो इन लोगों का ख्याल कौन रखेगा। जिस पर चेन चेंगी कहता है कि ब्रदर तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ से जा सकते हो, हम अपना ख्याल रख लेंगे। जिस पर वो कहता है कि लेकिन, तो इस पर चैन चेंगी उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि तुम हमारी फिक्र मत करो, मैंने ये बात समझ ली है कि हम लोग दूसरी मेजर सेक्टरों से काफी ज्यादा पीछे हैं, इसलिए हम तुम्हें नहीं रोकना चाहते हैं। तुम जाओ और जो तुम्हें करना है वो करो। मुझे लगता है कि हम लोगों को रिकल्टिवेट करके अपने फाउंडेशन को सॉलिडिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी तुम भूलो मत, हम लोग पहले ही डिवाइन इन्वेस्टमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। नाइन पैलेस सेक्रेट रेल में आने का हमारा सिर्फ यही कारण था कि हम लोग अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा मजबूत कर पाए, इसलिए तुम अब हमारी चिंता मत करो, तुम अपने काम को कंप्लीट करो, जाओ और अपने काम को करो। इतना कहते ये सीन यहीं कट जाता है। अगले सीन में हमें एक रैंडम से पूल को दिखाया जाता है जिसके आसपास कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग कोई और नहीं प्रिंस और वूज़ो होते हैं, जिनके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा होता है जिसे ये लोग क्विलिन स्टीली बोल रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बोरिंग नाम है, इसीलिए मैं इसे पत्थर ही कहूंगा। जिस पर वूज़ो प्रिंस से पूछता है कि आप मुझे ये पत्थर दिखाने के लिए लाए हैं। जिस पर वो कहते हैं कि बेसिकली हाँ, और फिर बताते हैं कि ये जो स्टीली है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली यूनिक है क्योंकि इसे एक बार सेक्रेड बीस्ट के खून में डुबाया गया था जो कि क्विलिन नाम का था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसमें वही लोग अपने नाम को लिख पाते हैं जो कि अपने कल्टीवेशन स्टेज के बिल्कुल पीक पर होते हैं। और जो लोग भी इस पर अपने नाम को बड़े अच्छे तरीके से लिख देते हैं उन्हें आगे चलकर ये कहा जाता है कि ये लोग अपने टाइम के एक जीनियस थे। ये सुनकर वूज़ो कहता है कि वाओ, ये तो कुछ नया सुनने को मिला है। इसी के साथ वो देखने लगता है कि आखिर इस पर किस किस के नाम लिखे हैं और वो पढ़ता है वोंग ज़ोडिंग के नाम, ल्यूई लॉन्गमैन का नाम जिसे भाई वूज़ो ने पीटा था उसका नाम भी लिखा है, इसके अलावा यू फैंग का भी नाम लिखा होता है। तभी प्रिंस वूज़ो को बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने नाम को कुछ ज्यादा ही गहराई तक लिख देता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर तुम इसे देख सकते हो जिसमें लुओ टू का नाम लिखा होता है। ये देखकर वूज़ो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या इसका भी नाम ये लिखा हुआ है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, और इसका नाम यहाँ पर सबसे ज्यादा डार्क लिखा हुआ है, जिसका मतलब समझते हो कि उसके इतना पावरफुल यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं है। और मैंने सुना है कि तुम्हारा उसके साथ थोड़ा सा झगड़ा है, तुम उससे किसी बात के लेकर नाराज हो। जिस पर वो तो कहता है कि आप अपने शब्दों को संभाल कर रखिए, आपको मेरे मचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्रिंस को लगता है कि यही सही टाइम है कि वो वूज़ो को थोड़ा और पुश करें, जिसकी वजह से वो तो उनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है जिगजे एकेडमी और वो बुक इडियट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ताओ सेट को तुम लू एम्परर मेंशन के साथ काम करने के लिए राजी कर लेते हो और ये कह देते हो कि वो हमारे साथ काम करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि वो हमारे खिलाफ जीत भी पाएंगे। मुझे लगता है कि हम उन्हें इजीली कॉन्कर कर लेंगे, लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब तुम प्रॉमिस करो कि तुम्हारा ताओ सेट हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो तो मैं तुरंत ही अपने लोगों को भेजकर लुओ टू को निपटा दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। इस पर वो कहता है कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं लुओ टू को खत्म करने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको उसे इतना ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने की जरूरत है। जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं
कि लिटिल ब्रदर, लगता है तुम अपने दुश्मनों को ओवर एस्टिमेट नहीं करते हो, उन्हें ध्यान से नहीं समझते हो। अपने दुश्मनों को कभी भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस पर वूजो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो फिर जरा इसे ध्यान से देखिए। और फिर वो लुओ टू के इस नाम के आगे अपने नाम को इनक्लेव करने लगता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहां पर लिखना शुरू कर देता है। ये देखकर वहां खड़े हुए लोग भी देखने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि कुछ दूरी पर कल्ट के लोग भी छुपे हुए होते हैं, जो कि वूजो को ही देख रहे होते हैं और देखते हैं कि वूजो उस पत्थर के ऊपर अपना नाम लिख रहा है। और वो कहता है कि चलो देखते हैं कि वो क्या लिख रहा है। इसके साथ ही वो लोग धीरे धीरे करके उस पत्थर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं प्रिंस वूजो से कहता है कि ब्रदर, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता है कि तुम अपना नाम लिख रहे हो वहां पर। जिस पर वो कहता है कि बस आप देखते जाइए, बस एक कुछ सेंटेंस और रह गए हैं, बस मैं अभी खत्म कर देता हूँ। इतना कहते ही वो बाकी का काम करने लगता है। अब जैसे ही प्रिंस वहां पर देखते हैं कि उसने क्या लिखा है तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वूजो ने लिखा हुआ था कि लुओ टू इज अ फूल। ये देखकर वो कहते हैं कि ब्रदर, लगता है तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। जिस पर वूजो कहता है एक मिनट देखने दो जरा, लगता है मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जिस पर वो एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हाँ चलो, तुम्हें समझ में तो आया कि तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है, अब फटाफट इसे ठीक कर दो। जिस पर वूजो उनके कहने के हिसाब से तो नहीं लेकिन अपने हिसाब से काम करता है और वो वहां पर लिख देता है कि लुओ टू इज अ नम्स्कल, इज अ फूल, इज अ मोरॉन और न जाने क्या क्या। जिसे देखकर प्रिंस की हवा खराब हो जाती है और वो कहते हैं कि ब्रदर, ये तुमने क्या किया? तुमने 2 और लाइनें जोड़ दी। जिस पर वो कहता है कि क्या मैंने क्या गलत किया? इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा 3 बार या 4 बार लिखनी चाहिए और मैंने तो सही किया है ना। आसपास के लोग जब ये देखते हैं कि वूजो ने लुओ टू के आगे ये सब लिखा है तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं ये लगता है ये वूजो पागल हो गया है। तभी एक लड़का उन लोगों को शांत कराते हुए कहता है कि दोस्तों जरा ध्यान से देखो, ये जो कैरेक्टर्स वूजो ने लिखे हैं ये लुओ टू के नाम से भी ज्यादा डार्क हैं। अब जैसे ही ये लोग देखते हैं तो ये लोग कहते हैं कि वाओ, इन वर्ड्स की तो बात ही अलग है, ये तो और भी ज्यादा डार्क हैं, लगता है मुझे इन्हें कॉपी कर लेना चाहिए। और फिर वो एक एक करके उन वर्ड्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। वहीं ये देखकर प्रिंस काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो वो जो उनसे कहता है कि लगता है मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ, मुझे लगता है कि जल्द ही ये सब चीजें रेल में पूरी तरीके से फैल जाएंगी, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। जिस पर प्रिंस कहते हैं कि ब्रदर वूजो, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आकर ये सब करोगे, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ आकर दिखाऊंगा कि लुओ टू कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा टेरेबल हो, लगता है तुम्हें जिग्जी एकेडमी वालों की आंखों का कांटा बनने की आदत सी पड़ गई है। तो वूजो कहता है कि क्या मतलब है यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और वैसे भी ये सब करने की कोई जरूरत भी नहीं है मुझे, वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि हम लोग दुश्मन हैं, तो अगर हम लोग दुश्मन हैं तो मुझे ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग नहीं हैं। इस पर प्रिंस वूजो से पूछते हैं कि क्या तुम सच में हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते हो? अगर लुओ टू की बात रही तो वो हमारे लिए बस किसी पीस ऑफ केक की जितना आसान होगा। अगर तुम हमारे साथ काम करते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हमारी फर्स्ट मीटिंग पर मैं तुम्हें उसका सिर गिफ्ट में दूंगा। पर वूजो उन्हें रिस्पेक्टली कहता है कि मुझे लगता है कि आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मैं एक ताओ सेट का डिसाइपल हूँ और ये सब करना ताओ सेट के रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए ताओ सेट का डिसाइपल होने के नाते मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको मुझसे कोई और काम नहीं है तो अब मैं ऐसे जाना चाहूंगा। इस पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, रहने दो, इस टॉपिक को हम बाद में कभी सेटल कर लेंगे। वैसे मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो कि इन फॉल्स के पीछे एक केव में है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है। इसके साथ ही वो उनके साथ जाने लगता है। वहीं प्रिंस जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लोग अभी भी उस शब्दों को कॉपी कर रहे होते हैं। ये देखकर प्रिंस सोचते हैं कि इसने जो शब्द लिखे हैं वो लुओ टू के वर्ड से भी ज्यादा डार्क हैं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका जो टैलेंट है वो लुओ टू से भी ज्यादा प्रोफाउंड है। और इसी बात को सोचते हुए ये लोग वाटरफॉल के पीछे की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी कल्टीवेट कर रहा होता है और हम उसके हाथों को देखकर समझ पाते हैं कि ये इंसान कोई और नहीं, वही स्नेक डीमन है। उसके ऑरा को देखकर वूजो समझ जाता है कि इस आदमी के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो प्रिंस से पूछता है कि क्या यही वो आदमी है जिससे आप मुझे मिलवाना चाहते थे? जिस पर वो कहते हैं कि हाँ यही वो आदमी है। तभी वो स्नेक डीमन जो कि अपना चेहरा छुपाए हुए होता है वो वूजो से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। इस पर वूजो से कहता है कि क्या हम लोग इन फालतू की बातों को छोड़कर टॉपिक पर आ सकते हैं? इस पर वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो फिर ठीक है। ये देखो, ये वो स्क्रोल है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो इन सब में उन सब का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में ताओ सेट के लोगों को मारा है। और मुझे पता है कि तुम उन सभी लोगों के बारे में ढूंढ रहे हो जिन्होंने ताओ सेट के डिसाइपल्स को आज तक मारा है। ये देखकर वूजो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास सच में ऐसी कोई लिस्ट है? और फिर वो मनी में सोचता है कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें मेरे दोस्तों और मेरे पहले के जो सीनियर्स रहे उनकी मौत का कारण और उनके दुश्मनों का नाम लिखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सच भी होगा या नहीं। तभी वो स्नेक डीमन वूजो से पूछता है कि क्या तुम ये स्क्रोल नहीं लेना चाहते हो? जिस पर वो कहता है
कि मैं चाहता तो हूँ कि मेरे पास उन लोगों के नाम हो, लेकिन कैसे पता कि ये असली है या नकली। वैसे भी जो इंसान अपना चेहरा तक छुपा रहा है उसकी बातों पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शायद आज ये स्नेक डीमन पूरी तैयारी के साथ आया था, इसीलिए वो स्क्रोल खोलकर उन लोगों के नाम पढ़ने लगता है और एक एक करके कई सारे डिसेबल्स के बारे में बताने लगता है कि किसको किसने कब और कहां कितने वक्त किस कारण से मारा और उसमें कौन कौन शामिल थे। इसी के साथ वो 4-5 लोगों के नाम बताता है और उनकी डेथ और उनके कारण टाइम को एग्जैक्टली वैसे ही बताता है जैसे कि उसके सीनियर्स ने भी उसे बताया था। इसी के साथ वो डीमन एक एक करके और भी लोगों के नाम पढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर वूज़ो उसे वहीं रोक देता है, तो इस पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा हुआ? मैंने तुम्हें टाइम, लोकेशन, डेट, फैक्शन, कौन इन्वॉल्व है नहीं है, इन सब के बारे में एग्जैक्टली बताया है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा ये जानना कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। तुम्हारे लिए इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे के लिए ये एक बहुत ही छोटा काम है। इस पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम एग्जैक्टली हो क्या? तुमने मुझे अप्रोच करने के लिए अपनी जगह लूअन प्रिवेंशन के प्रिंस को भेजा, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पर स्नेक डीमन कहता है कि माफ करना, पर मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ और ना ही तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी गेस कर सकते हो। बस तुम इतना जान लो कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियरली काम करना चाहता हूँ। इस पर वूज़ो कहता है कि इस दुनिया में फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो अब ये बताओ कि इसके बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एम्परर क्रीड का सक्सेसर डुआन वेपिंग ला कर दो। तो इस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एंशिएंट क्रीड का सक्सेसर ला के दूं, तो इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो कि इसके एवजी में बराबर बैठे। तो इस पर प्रिंस उसे बताते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। मैं जानता हूँ कि टेयन श्राइन और एम्परर क्रीड के लोग कई सारे लोगों के साथ मिलकर तुम्हें इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास सीक्रेट बीस्ट की इन्फॉर्मेशन है, क्यों ना तुम हमारा साथ दो। लेकिन वो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता है और उससे पहले कह देता है कि ना उन लोगों को मुझे मारने के लिए किसी भी एक्सक्यूज की जरूरत क्यों पड़ने लगी आजकल, पता नहीं आजकल वो लोग सोच क्या रहे हैं। वैसे भी उन जैसे गधों से मुझे डरने की जरूरत नहीं है, चलो अब उन्हें आने दो। ये बातें सुनने के बाद बेचारे प्रिंस अब हार मान जाते हैं क्योंकि अब वो जानते थे कि ये किसी भी हालत में नहीं आने वाला है, क्योंकि अब तो वो उसकी बात भी नहीं सुन रहा है। तभी स्नेक डीमन अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है कि अब चूंकि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे लिए थोड़े टाइम तक और वेट करेंगे। वैसे एक बात जान लो, यहाँ से बाहर जिग्जी एकेडमी के कई सारे डिसेबल्स घूम रहे हैं जिनको ये खबर मिल चुकी है कि तुम यहाँ पर हो। जिसके बाद वो और प्रिंस वहां से वूज़ो को टाटा बाय बाय करते हुए वहां से जाने लगते हैं। अब वूज़ो सोचता है कि पहले तो एक कल्ट और अब एक पूरा का पूरा डीमन, वाओ, इस 9 पहले सेक्रेट रेल में आने के बाद पता नहीं मुझे और क्या क्या एक्साइटिंग चीजें देखने को मिलेंगी। अब आप ये मत पूछना कि ये वूज़ो को कैसे पता चला कि वो एक डीमन है। अरे भाई सीधी सी बात है, उसे क्यों नहीं पता चलेगा? उसका ऑरा तो उसने पहले ही सेंस कर लिया था जो कि किसी भी इंसान से अलग था, तो वो सीधी सी बात है, वो एक डीमन ही होगा यार। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ जिग्जी एकेडमी के डिसेबल्स को देखते हैं जो कि वूज़ो को ढूंढने के लिए उसी की तरफ बड़े चले जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक साइड में प्रिंस और वो स्नेक डीमन खड़े होकर इन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है, जिस पर प्रिंस उससे पूछते हैं कि क्या हम इसी तरीके से गिव अप कर देंगे, जिस पर वो कहता है कि इन सब में इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब तक वो यहाँ पर बुरी चीजें एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक वो हमारे साथ इजीली कोऑपरेट करने के लिए नहीं मानने वाला है। अब जैसे ही उसे यहाँ पर 9 पेरिस सेक्रेट रेल में यहाँ की हकीकत दिखाई देगी तो वो नेचुरली हमारे पास वापस आ जाएगा, जिस पर प्रिंस को थोड़ा अटपटा लगता है और वो कहते हैं हाँ शायद, क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वूज़ो एक नंबर का जिद्दी प्राणी है और वो अपने मन की ही करता है और वो जितना पावरफुल है उसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो जिग्जी एकेडमी के डिसेबल्स भागते हुए वूज़ो की तरफ जा रहे होते हैं, जहां उन्हें रास्ते में वूज़ो अपनी ओर ही आता हुआ दिख जाता है। इसीलिए वो उससे कहते हैं कि वो रहा, हमने उसे ढूंढ लिया। इस पर वूज़ो कहता है कि वाह, क्या ये तो ल्यू लॉन्गमैन है, ओह लगता है हम लोग फिर से मिल गए। लगता है प्रिंस ने लास्ट टाइम तुम्हारी जो हालत की थी उससे तुम काफी जल्दी रिकवर हो गए हो। इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर लुओ टू को इस तरीके से इंसर्ट करने की? अगर तुमने जल्दी से इसके लिए कोई वैलिड रीजन नहीं दिया तो हम तुम्हारे टोटे टोटे कर देंगे। और उसके पीछे खड़े हुए साथी वूज़ो को चिल्ला चिल्ला के बताने लगते हैं कि वो इस समय प्रीडेटल रीजन में है, जहाँ पर उन सभी की पावर्स सेम लेवल पर आ जाती है, इसीलिए वहाँ पर वो सभी एक दूसरे के जितने ही पावरफुल हैं और अगर ये लोग बहुत सारे हैं तो वो वूज़ो पर इजीली भारी पड़ जाएंगे। जिस पर तभी वूज़ो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सिल्वर टेल्स हैं? जिस पर वो यूई लॉन्गमैन कहता है कि क्या सिल्वर टेल्स, वो सब यहाँ पर यूजलेस हैं, अगर मैं उन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आऊंगा? जिस पर वूज़ो वहां से जाते हुए कहता है तो फिर रहने दो, तुम सबकी सफाई करना फिर तो बेकार ही है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सब में। इस पर ये सुनकर काफी ज्यादा ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और इनका एक साथी वूज़ो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हारी यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे हुई? तभी वूज़ो धीरे से पीछे मुड़ते हुए अपने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ता है और पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। वहीं ये देखकर यूई लॉन्गमैन भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को चोट पहुंचाने की? अब जैसे ही वो वूज़ो पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि वो अटैक तो पावरफुल था, लेकिन ये देखकर वूज़ो को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही सील ऑफ द एम्परियन का यूज कर देता है।
सील ऑफ द एम्पायर इतनी पावरफुल होती है कि उसके वहां समन होते ही यूई लॉन्गमैन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतना ही नहीं, यूई लॉन्गमैन की भी बैंड बज जाती है और वहां पर जो धमाका होता है उसकी वजह से उसकी बहुत बुरी हालत होती है। ये देखकर उसके सारे साथी घबरा जाते हैं कि यूई लॉन्गमैन का पता नहीं क्या हुआ होगा। हम देखते हैं कि बेचारा मरा तो नहीं होता है, पर उसकी हालत काफी खस्ता हो गई होती है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर पीरियटल रीजन में होने के बावजूद भी वूजो की पावर उससे ज्यादा कैसे है, जबकि उसकी पावर तो बिल्कुल उसी के बराबर होनी चाहिए थी। तभी वूजो उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि तुम मुझसे फाइट करने के भी लायक नहीं हो, इसीलिए अपने आप को मुसीबत में डालने की जगह जाकर उस लुओ टू को भेजो और कहो कि आकर मुझसे फाइट करे, शायद तब तुम्हारा चांस होगा मेरे सामने टिक पाने का। इस पर यूई लॉन्गमैन खड़े होते हुए वूजो से उंगली दिखाते हुए बात करता है और कहता है कि तुम जैसे से डील करने के लिए मुझे उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे पास सेक्रेट बीस्ट की इन्फॉर्मेशन है, इस बात की न्यूज हर जगह फैल चुकी है और जल्दी ही यहाँ पर चर्च ऑफ प्रीमेरिटी के साथ प्रिंस जुई के मेंशन से और टियान श्राइन से भी लोग आते होंगे, जो कि तुम्हारे यहाँ आते ही तुम्हारा यहाँ से भागना भी बंद कर देंगे। उसके बाद तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही वूजो को याद आता है कि उस डीमन ने भी इसी बारे में बताया था और कहा था कि ये लोग भी हमारे टाउ सेट के प्रोटोगीज की किलिंग में शामिल रहे हैं। ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और फिर वो यही सोचते हुए एकदम जंप मारता है और उस बड़े से पत्थर के सामने आ जाता है जिस पर उसने अपना नाम लिखा हुआ था। नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन उसने बेइज्जती की थी। और फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि लुओ टू ने पीरियटल रीजन में 3 प्रोटोगी से एक साथ फाइट करके एक रिकॉर्ड बनाया था और अब मैं उसका ये रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूँ। जाओ सबको बता दो कि मैं वूजो यहीं पर खड़ा हूँ, जिसको आना है आ जाए और जिसको नहीं आना है वो तेल लगाए। इस पर लॉन्गमैन के आदमी तुरंत ही वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं बस तू यहीं वेट करियो, मैं अभी आ रहा हूँ। वूजो वहां पर खड़ा है। ये देखकर वहां पर कई सारे लोग जो आ जा रहे थे वो देखने लगते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है, जिस पर वहां पर पहले से खड़े हुए लोग बताते हैं कि वो किस वजह से यहाँ पर खड़ा है। ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या ये आदमी पागल हो गया है, आखिर लुओ टू से कौन ही फाइट कर सकता है, वो तो इतना ज्यादा पावरफुल है और अगर माना ये उस सबसे फाइट भी करना चाहता है तो इसकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। जिस पर तीसरा कहता है वो सब छोड़ो यार, चलो देखते हैं कि ये इंसान कितना ज्यादा अनलकी है। कुछ ही देर में वहाँ पर तीनों के तीनों प्रोडॉगी किया जाते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में जीनस भी कह सकते हैं, जिसमें से पहले का नाम बैंग जियान, दूसरे का नाम जी ग्वांगफेंग होता है, वहीं तीसरे का नाम कुई यिपिंग होता है। और उनका साथ देने के लिए वहाँ पर चौथा जीनियस यूई लॉन्गमैन होता है, जो कि भले ही वूजो जितना जीनियस नहीं है बट वो एक आम इंसान के हिसाब से जीनियस होता है। और इन सभी को देखकर लोग कहते हैं कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो या तो वूजो मारा जाएगा या फिर इन लोगों की पावर की वजह से हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि अगर ये चारों लोग अपनी पावर्स को एक साथ यूज करते हैं तो यहाँ पर जो ये नेचर ऑफ गॉड है वो वहाँ पर अपीयर हो जाएंगे और हम लोगों की बैंड बजा कर रख देंगे। तब ये मिंदर देखते हैं कि ये पेंग आगे बढ़ते हुए वूजो से कहता है कि चुपचाप जो भी रेड किंग ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे हेड ओवर कर दो, अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हारी बैंड बजा कर रख देंगे। तो पीछे का स्वॉर्ड्समैन जो कि जुई ग्वांगफेंग होता है वो उससे कहता है कि अगर तुमने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो हम तुम पर कोई भी दया नहीं दिखाने वाले हैं। और यूई लॉन्गमैन भी कहता है कि आप चुपचाप हमारा ये काइंड सजेशन मान लो, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस पर वूजो कहता है कि क्या है यार, तुम लोग जब देखो तब मुझे मारने के लिए एक्सक्यूज ढूंढते रहते हो, चलो चुपचाप आगे बढ़ो और फाइट करो, फालतू मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। इस पर वो लोग भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर मरो। इतना कहते ही वो जैसे ही वूजो पर अटैक करते हैं तो हम देखते हैं कि वूजो अपना किलिंग इंटेंट निकाल रहा होता है और वो एक डेविल सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि ठीक है अब ये शुरू करते हैं। इतना कहते ही वो इन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है, किसी के अटैक को ब्लॉक करता है तो किसी को कूटने लगता है, जिसमें से सबसे बुरा तो हमें यूई लॉन्गमैन के लिए लगता है, क्योंकि अभी वो फिर दोबारा पिट के गया है और फिर वो अब दोबारा पिट रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन सभी से एकदम बढ़िया तरीके से फाइट कर रहा होता है और बराबर की टक्कर दे रहा होता है एक साथ इन सभी को। ये देखकर वहां खड़े लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि 4 जीनियस से एक साथ फाइट कर ले। इसके बाद अब जैसे ही वूजो यूई लॉन्गमैन पर अटैक करता है तो वो वहां से जंप करते हुए पीछे हट जाता है और अपने साथियों के पास आ जाता है और कहता है कि स्काई सिवरिंग स्लैशेस की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें इससे नॉर्मली फाइट करने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम भी इस पर अपनी कॉम्बैट आर्चरी का यूज करते हैं। जिस पर ये पिंग तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने सबसे स्ट्रॉन्ग आर्चरी का यूज करता है और वो वहां पर अपनी फायर ड्रैगन को समन कर लेता है। उसके ऐसा करते ही वहां का जो लॉ ऑफ नेचर है वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही वहां पर आसमान में जोरों शोरों से बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती हैं। इतना ही काफी नहीं था कि मैंग भी अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक आयरन फिस्ट का यूज करने लगता है और ग्वांगफेंग भी 13 शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए वहां पर 13 शॉर्ट्स को समन कर लेता है। इसके अलावा यूई लॉन्गमैन भी अपने कई सारे भालों को समन कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर आसमान में और जोरों शोरों से बिजलियां कड़कना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस फियर्स बैटल को देखें या फिर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लें, क्योंकि लॉ ऑफ थंडर भी यहाँ पर अपीयर हो चुका था। लेकिन बैटल ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो बैटल को देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग अपने सबसे पावरफुल अटैक को लेकर वूजो पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर वूजो कहता है कि तुम सभी मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम इस सब के लायक नहीं हो।
हो। इतना कहते ही हम देखते हैं कि वूजो की आंखों के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है और वो एक स्टैंस लेते हुए स्काई सेवरिंग स्लैश की 9 यूनियन फॉर्म का यूज करते हुए उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों के अटैक तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं, साथ ही साथ ये अटैक इतनी ज्यादा फास्ट होता है कि ये लोग समझ भी नहीं पाते हैं और इन लोगों को दिखाई देता है कि अब ये लोग नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो इससे डॉज नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये लोग उसके साथ सीधे जाकर हिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था। तभी हम वूजो को देखते हैं जो कि आसपास देखता है कि बिजलियां बहुत तेजी से कड़क रही हैं। जैसे ही वो बिजली की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये बिजलियां उसी के ऊपर गिरने वाली हैं। वहीं ये देखकर ल्यू लॉन्ग मैन काफी ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि ये थंडर स्ट्राइक तुम्हें जलाकर खाक कर देंगी, और फिर हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम मरोगे नहीं तो फिर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड जरूर हो जाओगे, जिसके बाद हम तुम्हें मार देंगे। इतना कहते ही वो वहां से हंसते हुए भागने लगते हैं ताकि उनके ऊपर स्ट्राइक ना गिर जाए। लेकिन वूजो को ये सब समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी वूजो देखता है कि आसमान से स्ट्राइक उसकी तरफ गिर रही है। ये देखकर वो कहता है कि इसकी ऐसी की तैसी ये मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो अपनी पावर का यूज करते हुए स्ट्राइक के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। मतलब जो थंडर स्ट्राइक होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन थंडर स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और सीधे उसको जाकर हिट कर जाती है, जिसकी वजह से जमीन में बहुत बड़ा धमाका होता है और वो जमीन पर आकर गिरता है। ये देखकर यूई लॉन्ग मैन और सभी लोग कहते हैं कि ये रहा, हमारा काम हो गया, चलो अब उसे देखते हैं कि उसकी क्या हालत हो गई है। मरेगा नहीं तो कम से कम हम उसे मार तो देंगे आसानी से। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा अच्छी फील हो रही है। उसे थोड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है अपनी बॉडी में, और उसकी जो इंजर्ड बॉडी है वो सच में इंजर्ड नहीं है, बस ऊपर से खाली कलर हो गया है। मतलब जैसे स्ट्राइक पड़ी जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे जस्ट हल्की सी खरोंचें आई हैं, लेकिन उसके मेरिडियंस और एनर्जी पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं और पहले से ज्यादा प्योर हो चुकी हैं। इसी चीज को देखते हुए उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा लॉ ऑफ थंडर को परेशान करना शुरू कर देगा तो बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक होंगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अभी अचानक से यूई लॉन्ग मैन वूजो के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वूजो इससे मरेगा नहीं तो इंजर्ड तो हो ही गया होगा। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वूजो रखकर उसके चेहरे पर घूंसा जड़ देता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है और फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल अनहार्म है, इसको तो कोई चोट भी नहीं पहुंची। जिस पर ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये छोटी सी लाइटनिंग बोल्ट मेरा कुछ बिगाड़ भी सकती है। वहाँ आसपास खड़े हुए लोग जब ये देखते हैं कि वो जो लाइटनिंग बोल्ट से बिल्कुल आसानी से बचकर चला आया और उसे कोई खरोच भी नहीं पहुंची, तो वो समझ जाते हैं कि वो जो उन पावरफुल इंडिविजुअल लोगों में से एक है जो कि लाइटनिंग बोल्ट का भी फायदा उठा लेते हैं और अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं, जैसा कि पास्ट में कुछ लोगों ने किया भी है। वूजो को सही सलामत देकर इन तीनों की फटी पड़ी थी और ये सोच रहे होते हैं कि कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया। तभी वूजो इनसे कहता है कि तुम लोग वहाँ क्या खड़े खड़े कर रहे हो, चलो तुम लोग मुझे मारना नहीं चाहते हो, अब चलो आ जाओ जल्दी से यार, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इतना करते ही वो अपनी पावर्स को दोबारा एक्टिव करने लगता है और सोचता है कि यहाँ पर ये लॉ ऑफ थंडर ही है जो मेरी बॉडी को फिर से पावरफुल बना सकता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम कहीं पर एक पहाड़ की चट्टान को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं, जिनमें से जिग्जिया अकेडमी, एम्परर किड और ऑल वेयरिंग डीमन कल्ट के लोग होते हैं, जिसमें से एम्परर किड का जो आदमी होता है उसका नाम होता है जुन टियानफेंग, वहीं टेंजी जिग्जिया अकेडमी से होता है और ऑल वेयरिंग कल्ट से वॉन टैंग होता है जो कि वॉन सॉन्ग का बड़ा भाई होता है। तभी टेंजी कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये 4 जीनियस से कैसे फाइट करने के लिए रेडी हो गया। इसने तो लॉ ऑफ थंडर को भी सर्वाइव कर लिया, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा अजीब बात है। इसीलिए वो वॉन टैंग से कहता है कि वॉन टैंग, मैंने सुना है कि वॉन चोंग को इसी आदमी ने पीटा था, तो क्या अब तुम अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लोगे? जिस पर वो कहता है कि मुझे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे भाई ने इसे प्रोवोक किया था इसलिए उसके साथ ये सब हुआ, वैसे भी अभी तक वो जिंदा है और मेरे लिए इतना काफी है। और अब वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था कि जिग्जिया अकेडमी के अंदर ये घुसा चला गया था जिसे किसी ने रोक भी नहीं पाया था, तो क्या अब तुम इसे खत्म करके अपनी रेपुटेशन रिक्लेम नहीं करना चाहोगे? तो इस पर वो कहता है कि उसने जो भी किया वो अकेडमी में किया था, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तभी टियानफेंग उससे कहता है कि लुओटू तुम्हारी एकेडमी का सक्सेसर ही नहीं बल्कि तुम्हारे डिसेबल्स के लिए रोल मॉडल भी है, तो क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तुम उसकी इज्जत का ख्याल रखो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये समझते हो कि तुम जिग्जिया अकेडमी के मेंबर नहीं हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये लगता है कि लुओटू अपनी रेपुटेशन के लिए अनवर्दी है? तो इस पर वो कहता है कि जुन टियानफेंग अपनी औकात में रहो और तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। वैसे ये बताओ कि मैंने तो सुना था कि एम्परर किड के डिसेबल सिलेक्शन की बैंड बज गई थी, वो भी इसी आदमी की वजह से। लगता है तुम्हारे पब्लिक में जोक बनने के बाद तुम थोड़ा पगला गए हो। इस पर टियानफेंग चिढ़ते हुए कहता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल वहाँ लॉर्ड वो प्रेजेंट थे जिसकी वजह से मैं उसे कुछ भी नहीं कर पाया, अगर वो वहाँ नहीं होते तो वो उस दिन जिंदा बचकर वहाँ से नहीं जा पाता।
जिसके बाद ये सभी लोग शांत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी की बैंड वूज़ो की वजह से बच चुकी थी और मनी मन वो भी यही सोच रहे थे कि आखिर हम लोग इसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अब ये लोग कुछ देर तक इसी तरीके से शांत खड़े रहते हैं, जिसके बाद टैंग जी इस शांति को तोड़ते हुए कहता है कि हमें इस टॉपिक को यहीं छोड़ देना चाहिए। अब मुझे देखना है कि आखिर ये लड़का इस लॉ ऑफ थंडर से कितना बेनिफिट उठा पाता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये कितनी और स्ट्राइक झेल सकता है? जिस पर वॉन टैंग का कहना होता है कि उन सभी लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ थंडर की 9 स्ट्राइक्स को झेला है, लेकिन इस इंसान के लिए ये सब झेलना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसी बात को रिपीट करते हुए टियानफेंग भी कहता है कि हाँ, मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा झेल पाएगा, 2 या 3 से ज्यादा ये और नहीं झेल पाएगा, उसके बाद ये अपनी लिमिट्स पर आ जाएगा। इस पर टैंगजी भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिर कौन ही इंसान होगा जो लॉ ऑफ थंडर के साथ साथ इन 4 लोगों से एक साथ फाइट करने का भी सोचेगा, लेकिन हम लोगों को तो पता ही है कि ऐसा कौन करेगा या फिर कौन कर रहा है। इधर हम देखते हैं जहाँ पर वूज़ो अपनी स्काई सिबलिंग स्लैश का यूज करते हुए इन लोगों से फाइट कर रहा था, जिससे ये लोग बचकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन वूज़ो की इतनी पावरफुल अटैक की वजह से वहाँ पर लॉ ऑफ थंडर अपीयर हो जाती है और एक थंडर स्ट्राइक आकर सीधे वूज़ो पर गिरती है, जिसकी वजह से वूज़ो की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर वूज़ो इसको बियर करता है, मतलब इसको सह लेता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और हम देखते हैं कि वूज़ो इस अटैक से भी इजीली बच जाता है और वो कहता है वाह मजा आ गया, अब तो मुझे और ज्यादा रिफ्रेश लग रहा है, मैं तो दोबारा करना चाहूंगा। ये देखकर इन लोगों की फट जाती है और ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इंसान अपनी मौत को दावत देने के लिए क्यों उतारू हुए जा रहा है। अभी इसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक गिरी थी और अब ये दोबारा से एक थंडर स्ट्राइक खाना चाहता है। कहीं इसका दिमाग तो नहीं हिल गया है? मुझे लगता है कि बार बार स्ट्राइक पड़ने की वजह से इसके दिमाग का पेज ढीला हो गया है। इस पर अब वूज़ो इन लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो उसका दिमाग नहीं खराब है बल्कि वो पूरा पागल है, वो अपने हर तरीके की पावर का यूज करने लगता है, जिसमें वो सबसे पहले सील ऑफ द एम्परियन का यूज करता है, फिर थंडर किक और फिर शैडोलेस किक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारी थंडर स्ट्राइक्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक एक करके जमीन पर वूज़ो के ऊपर गिरती हैं, जिसकी वजह से लोग ये भी भूल जाते हैं कि भाई अभी तक कितनी थंडर स्ट्राइक गिर चुकी हैं, क्योंकि उन्हें बार बार स्ट्राइक गिरने की वजह से बैम बूम बूम बड़ा बूम बस यही सुनाई दे रहा था। वहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्राइक गिरी थी जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल हो चुकी थी। ये देखकर लोगों को लगता है कि शायद वूज़ो मर गया, क्योंकि वो उसे दिख नहीं रहा था। तभी वूज़ो वहाँ से धूल हटाते हुए सामने आता है और कहता है कि टेंशन ना लो यार, मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या तुम लोग अभी से अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो? लगता है कि तुम लोगों को घर पे जाकर बच्चों के साथ खेलना चाहिए, और अगर तुम बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहते हो तो अपने मम्मी पापा के पास जाओ और बोतल से दूध पिए दूध। वूज़ो अभी तक सारी स्ट्राइक्स आसानी से इसीलिए झेल पा रहा था क्योंकि उसके पास रीइंकार्नेशन बाउल है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बार बार रिफिल हो रही थी। उसकी इस कदर की पावर को देखकर वहाँ खड़े हुए लोग कहने लगते हैं कि इस इंसान ने तो लूवर 2 के रिकॉर्ड को अभी से तोड़ दिया है। वहीं इधर टैंगजी ये देखकर कहता है कि इसने जहाँ तक मुझे याद है अभी तक 10 स्ट्राइक्स को झेला है, जिस पर वॉन टैंग कहता है कि हाँ, और हमारी लिमिट सिर्फ 9 है। मुझे लगता है कि इसने हमें भी आसानी से सरपास कर दिया है। इतना ही नहीं, ये अभी 4 लोगों के साथ लगातार फाइट भी कर रहा है। इस पर टियानफेंग कहता है कि ये भले कितना ज्यादा जीनियस क्यों ना हो, लेकिन इसकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि ये ताओ सेक्ट से है, जो कि अभी से मरना पड़ेगा। उसकी इस बात को सुनकर वॉन टैंग कहता है कि देखो, अपने चेहरे को तो देखो, कितनी शैतानी झलक रही है, और तुम लोग अपने आप को सच्चे और अच्छे लोगों में से गिनते हो। बताओ, तुम लोग अगर मुझे कल्ट बोलते हो तो तुम लोग क्या हो? उसकी इस बात को सुनकर टैंगजी समझ जाता है कि अगर उसने ये सब तुरंत ही नहीं रोका तो भी उसी के पास में फाइट शुरू हो जाएगी। इसलिए वो इन दोनों को शांत कराते हुए कहता है कि इस बात को यहीं खत्म करो। चलो देखते हैं कि आखिर ये कितनी और ज्यादा फाइट कर सकता है और कितने ज्यादा स्ट्राइक और झेल सकता है। इधर हम वूज़ो को देखते हैं जो कि इन लोगों से कहता है कि तुम लोग तो मुझे काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम पर अटैक करता हूँ और मुझसे बच के दिखाओ। इतना कहते ही वो इन लोगों पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वूज़ो को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब अपनी पाथ की पावर का यूज करेंगे, जिसकी वजह से लॉ ऑफ थंडर और भी ज्यादा बुरी तरीके से वूज़ो पर स्ट्राइक करेगी। इसमें सबसे पहले ये पिंग अपनी फिंगर ऑफ द डिवाइन थंडर का यूज करता है, और हम मैन को देखते हैं जो कि एरो ऑफ द इटर्नल ऑब्लिवियन का यूज करते हैं। वहीं हम गांगफैंग को देखते हैं जो कि लोटस ऑफ द ट्विस्टेड सेरेनिटी को यूज करता है, और सबसे लास्ट में यूई लॉन्गमैन राइम ऑफ ऑब्लिटरेशन का यूज करता है, जो कि इन सभी की अल्टीमेट स्किल के साथ साथ आखिरी हथियार भी होता है। और इसी के साथ ये लोग वूज़ो पर इनसे अटैक कर देते हैं। ये देखकर वूज़ो कहता है कि तुम सब लोग भाड़ में जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावर किसे कहते हैं। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए स्टॉर्म ऑफ द एंशिएंट टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से आसमान से एक बहुत ही विशाल सी स्वॉर्ड आकर जमीन पर गिरती है, जिसकी वजह से इन सभी की हवा खराब हो जाती है और ये लोग दूर जाकर गिरते हैं। और देखने पर पता चलता है कि वूज़ो ने तो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड ऑफ विल का यूज किया है, लेकिन वूज़ो के इस अटैक की वजह से वहाँ पर 5 थंडर स्ट्राइक अपीयर हो जाती हैं, जो कि एक साथ होती हैं। ये देखकर वूज़ो सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है, पहले से इनकी काफी ज्यादा पावर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उसके लिए भी इन्हें संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन वो अपनी नौटंकी को जारी रखते हुए कहता है बस 5 वोल्ट, देखते हैं ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। तभी वो 5 की 5 वोल्ट वूज़ो के ऊपर पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है, और वो देखता है कि वो इन सभी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो सोचता है
कि उसे किसी तरीके से इसे एब्जॉर्व करना होगा, इस पे काबू पाना होगा, क्योंकि अगर उसने काबू नहीं पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके साथ ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।